मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं मेरा गांव मेरा देश। इसकी बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। भिवानी से बड़ी खबर आ रही है। डाबर कॉलोनी में गोलियां चली हैं, आपसी झगड़े में फायरिंग हुई है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे भिवानी से, जहां पर आपको बता दें कि डाबर कॉलोनी में गोलियां चली हैं, आपसी झगड़े में ये फायरिंग हुई है। फायरिंग में एक युवक को गोली लगी है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी भिवानी से, डाबर कॉलोनी में गोलियां चली हैं, आपसी झगड़ा इसकी वजह बताई जा रही है। फायरिंग में एक युवक को गोली लगी है। तो भिवानी से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। डाबर कॉलोनी में गोलियां चली हैं और इसकी वजह बताई जा रही है कि आपसी झगड़े के चलते ये गोलियां चली हैं। फायरिंग में एक युवक को गोली लगी है। भिवानी से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, डाबर कॉलोनी का ये मामला है जहां पर गोलियां चली है और बताया जा रहा है कि आपसी झगड़े की वजह से आपस में गोलियां चलाई गई हैं। फायरिंग में एक युवक को गोली लगी है। इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर भिवानी से, डाबर कॉलोनी में गोलियां चली, आपसी झगड़े में फायरिंग हुई है और फायरिंग में एक युवक को गोली भी लगी है। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं भिवानी से ये खबर, जहां पर डाबर कॉलोनी में गोलियां चली हैं और आपसी झगड़ा इसकी वजह बताई जा रही है। फिलहाल आपको बता दें कि इस फायरिंग में एक युवक को गोली लगी है। वहीं विधानसभा का शीतकालीन सत्र चौथे दिन की कार्यवाही के साथ अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया है। सत्र के आखिरी दिन 6 अहम बिल पास हुए। सत्र का आखिरी दिन भी हंगामेदार रहा और सवाल जवाब का सिलसिला जोरों पर रहा। विपक्ष ने जहां एक तरफ सरकार पर सवाल दागे, तो वहीं दूसरी तरफ संबंधित मंत्रियों ने भी सभी सवालों के एक एक करके जवाब दिए। तो विधानसभा का शीतकालीन सत्र चौथे दिन की कार्यवाही के साथ अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया है। सत्र के आखिरी दिन 6 अहम बिल पास हुए हैं। सत्र का आखिरी दिन भी हंगामेदार रहा और सवाल जवाब का सिलसिला जोरों पर रहा। जहां विपक्ष ने तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरा, तो वहीं दूसरी तरफ संबंधित मंत्रियों ने सभी सवालों के एक एक करके जवाब दिए। तो अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई विधानसभा के शीतकालीन सत्र की कार्यवाही। चौथे दिन 6 अहम बिल पास हुए। विधानसभा के शीतकालीन सत्र का चौथा दिन हंगामेदार रहा। सत्र में विधायक शमशेर गोगी ने असन अस्पताल का मुद्दा उठाते हुए डॉक्टर पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया, जिस पर अनिल विज ने संज्ञान लेते हुए असन अस्पताल के डॉक्टर चैल को रिलीव किया। स्वास्थ्य मंत्री ने सदन में तुरंत प्रभाव से रिलीव करने की घोषणा की थी। वहां डॉक्टर दे रखे है जी। कल भी मैंने अपना मंत्री जी से रिक्वेस्ट की थी, उसकी बदली करी थी। मंत्री जी से बड़ा पावरफुल कौन आदमी है कि वो दोबारा से रिलीव ही नहीं हुआ और वहीं का वहीं रह गया, क्योंकि लूट इतनी है। कहो तो मैं उसका नाम भी ले दूं, आपको पता है सारा। इतनी लूट है, पिछले 2 साल से मैं हर बार कहता हूं कि वो भ्रष्टाचार में लिप्त है, लेकिन उसको नहीं हटाया जा रहा। पता नहीं भाई किसका किसका हिस्सा है उसमें, इसलिए नहीं हटा रहे। अगर आपको कोई प्रॉफिट हो रहा है तो मैं सहन कर लूंगा, लेकिन जनता की लूट आप मंत्री जी अगर आपके होते हुए बंद नहीं हो सकती ना, फिर हो भी नहीं सकती। आप ये बताओ भाई, आप उसको कब तक हटाओगे वहां से, और बीमारी से अस्पताल कब तक बाहर आएगा? जो विधायक साथी का प्रश्न है, संघ का है, संघ कौन का विधानसभा का, उसमें मुख्य मुद्दा मुख्यमंत्री जी की घोषणा का है। 2 दिन पहले भी इन्होंने एक स्कूल में स्टेडियम बनाने के लिए मुख्यमंत्री जी की घोषणा का हवाला दिया था। कल की बात है। वो इन्होंने बाद में बता दिया कि वो किसी अधिकारी ने इनको बताया था, अनिल राव ने इनको बताया था।
इस घोषणा के बारे में भी उसी ने तो नहीं बताया कहीं आपको? नहीं, उसने पता नहीं किस किस को बेटे बांट रखे हैं। आप देखो, मैंने नहीं बात आप देखिए, मुख्यमंत्री जी की घोषणा सरकार के लिए पत्थर पे लकीर है। जो घोषणा हो जाती है अब ये पूरी ताकत लगा के पूरा किया जाता है। बात है, पूरी ताकत लगा के पूरा किया जाता है। और आप बिना घोषणा के आप लिख रहे हैं मुख्यमंत्री जी की घोषणा। प्लीज देखो मैं तो इनको उनके झांसे में आना नहीं चाहिए ना जनाब। एक मिनट, ये उसके झांसे में क्यों आते हैं? नहीं, मैंने कोई उसके झांसे में क्यों आते हैं? मुख्यमंत्री जी की घोषणा बकायदा रिकॉर्ड होती है, बकायदा कंप्यूटराइज्ड है, बकायदा उसको नंबर लगता है और बकायदा उसकी मॉनिटरिंग होती है और बकायदा उसके लिए पैसे रिलीज होते हैं। जो मुख्यमंत्री जी की घोषणाएं हैं वो सब हो रही हैं। अब ये झूठी घोषणाएं लेके आ जाएंगे तो उसका जवाब थोड़ा देगी सरकार। डॉक्टर का आप नाम बता रहे हैं, उसका नाम बताओ क्या है उस डॉक्टर का? डॉक्टर चैल। डॉक्टर चैल स्टैंड्स रिलीव्ड फ्रॉम नाउ। मैं ऑर्डर करूं। स्पीकर सर, असंध के हॉस्पिटल में 78 सैंक्शन पोस्टें हैं, 43 लगे हुए हैं, 35 खाली हैं। जैसे जैसे रिजल्ट आता जाएगा मैं इनकी प्रायोरिटी के आधार पर। विधानसभा के शीतकालीन सत्र का 14 दिन हंगामेदार रहा। आपने देखा जहां विपक्ष ने सरकार को एमएसपी, पेंशन, कोविड, धान घोटाले समेत कई मुद्दों पर घेरा और सीएम मनोहर लाल ने सभी सवालों के जवाब दिए। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। 1.5 लाख परिवार हमारे ध्यान में ऐसा आ गया जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम है, सिर्फ 7-8 हजार। नहीं बात यह है, हमने उसके मेले लगाए, अंत्योदय मेले, ग्रामोदय मेले, और अभी शायद 22 तारीख तक समाप्त होने थे, आज 22 है। आज उसका कहीं ना कहीं लगा होगा आखिरी, या कोई बचा होगा तो 1-2 दिन में और हो जाएगा। 180 से ज्यादा ये मेले इन स्थानों पर, एक जगह पर 2-2, 3-3 भी लगाए हैं, तो ऐसे 250 से ऊपर ये मेले लगे हैं जिसमें 1.5 लाख परिवार को बुलाया गया है। और इन सबको रोजगार के लिए कैसे अपनी आय बढ़ा सकते हैं, टारगेट हमारा है कि इस 1 लाख वाले की आय 2 लाख कैसे हो जाए। कौन लगा दिया? नहीं, आखिर वो 1 लाख वाले की हम नहीं दे रहे कुछ भी, सरकार की ओर से कुछ नहीं दे रहे, हम उनको अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए व्यवस्थाएं बना रहे हैं। जैसा हम जानते हैं कि हमारी जो डीए और डीआर की किस्तें, वो उसकी जो दरें हैं, एक साथ 19 से 17% मिल रही थी और बाद में केंद्र सरकार ने भी लागू कर दिया कि 1 जनवरी 21 से इसको बढ़ा करके और 28% कर दिया था। अब एक साथ 21 के बाद इन दरों में 3% की और वृद्धि केंद्र ने की है, अभी प्रदेश ने नहीं की थी। अब से 1 जनवरी 22 से जो 3% की वृद्धि है वो हरियाणा प्रदेश में भी डीए की किस्त में वृद्धि कर दी गई है। इसी प्रकार दूसरा जो कंट्रीब्यूशन पेंशन में पहले 10% होता था, केंद्र ने भी उसको 10 की बजाय 14% कर दिया है। उसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पैटर्न पर हरियाणा ने भी अब उसको 10 के स्थान पर 14% उसमें अपना योगदान करने का ये निर्णय लिया है। वर्षा में बाजरा खराब हुआ, अब बाजरा खराब हुआ तो बाजरा खरीदने के भी पैरामीटर हैं। उस पैरामीटर पर अगर हम खरीदते तो खरीद तो बहुत कम होती, हम सरकारी खरीद कर भी लेते 2250 पर, तो खरीद तो 1 लाख 2 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा नहीं होने वाली थी। लेकिन बाकी जो 3-3.5 लाख मीट्रिक टन है वो खरीदा इसलिए नहीं जाता कि उसकी क्वालिटी डाउन है, और क्वालिटी डाउन होने के बाद जो तो ठीक है वो तो 2250 में बिकता, खराब बाजरा वही 1100-1200 में बिकता, इससे ऊपर बिकता नहीं। हमें आखिर में निर्णय ये लिया कि किसी का खराब हो चाहे अच्छा हो, हर एक को 600 रुपया दे दो। आज जिनका बाजरा कमजोर था, खराब था, वो इतने प्रसन्न है कि हमारा खराब बाजरा भी 12 के बजाय 1800 रुपया घर में मिल गया हमको। और बाजरा था उसमें भी जिन्होंने उसमें बेचा बहुत कम, 1-1.5 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा, ये भी मंडी का एक रिकॉर्ड है, ये दिलवा देंगे, ज्यादा इस सीजन में 1.5 लाख मीट्रिक टन बाजरा ही आया होगा। बाकी लोगों ने घर, अच्छा है, हमने भी कहा कि बाद में बेच सकते हैं, महंगा हो जाएगा। आज बाजरा 1900 रुपया क्विंटल है, 600 रुपया सरकार से ले गए, 25 रुपया का भाव।
तो वहीं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने वैक्सीनेशन पर बोलते हुए कहा कि उन लोगों की सार्वजनिक जगहों पर एंट्री बैन होगी जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगवाई होगी। विज ने साफ कहा कि ऐसे लोगों को किसी भी दफ्तर में, परिवहन में या फिर कहीं भी मैरिज हॉल में भी एंट्री नहीं दी जाएगी। सरकार कड़े कदम उठाने जा रही है। 1 तारीख के बाद जिसके दोनों इंजेक्शन नहीं लगे हुए होंगे उसको किसी मैरिज हॉल में, किसी रेस्टोरेंट में, किसी होटल में, किसी मॉल में, किसी दफ्तर में, किसी बैंक में, जो और भी जहां पर लोगों के ज्यादा होने की संभावना हो सकती। अगर आप गेंद में पढ़ के सुना सकता हूं सारा, लेकिन हम जर्नली समझ गए कि जहां पर है वहां पर जिसको सेकंड डोज, दोनों डोजें नहीं लगी हुई हैं, बस में, गाड़ी में जिसको दोनों डोज नहीं लगी हुई हैं, ही विल नॉट बी परमिटेड टू एंटर। तो कोरोना को लेकर यहां पर अनिल विज ने साफ कहा कि किस तरीके से नियम सख्त किए जाएंगे। जहां पर भीड़ होगी वहां पर उन लोगों को एंट्री नहीं मिलेगी जिन्होंने दोनों डोज वैक्सीन के नहीं लिए हैं। तो साफ तौर पर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि वैक्सीन के दोनों डोज लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ऐसे लोग जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज नहीं ली है उन्हें ज्यादातर उन जगहों पर एंट्री नहीं मिलेगी जहां पर भीड़ होती है। विधानसभा की शीतकालीन सत्र का चौथा दिन हंगामेदार रहा, जहां विपक्ष ने पावर हाउस का मुद्दा भी उठाया, जिसका जवाब देते हुए रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि पलवल में गांव में 3 पावर हाउस हैं और एक और पावर हाउस यहां पर बनने जा रहा है जो 700 MVA का होगा। 700 MVA के पावर हाउस से लोगों की सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। जो मैंने पलवल शहर के अंदर एक पावर हाउस की बात की है, दरअसल क्या है कि जो पलवल शहर का एक्सटेंड एरिया है उसमें 13 गांव और पलवल शहर से जोड़ दिए गए हैं। वैसे भी पलवल का विस्तार हो रहा है, कॉलोनियां बढ़ रही हैं और इन 13 गांवों के और जुड़ने से वहां पर इतना ओवरलोड हो गया है कि बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। और गर्मियों के समय में जो हमारा पुराना शहर है वहां भी इतनी ज्यादा दिक्कत हो जाती है। अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही बताया कि पलवल में फिलहाल 3 पावर हाउस है, अभी वहाँ इस वक्त जरूरत नहीं है। और ये जो मैं कह रहा हूँ 700 MVA तक बढ़ाया जाएगा। 700 MVA बहुत होता है, 66 kV का यही काफी होता है। आपका जो पहले प्रपोज है ये 700 MVA तक तो जाने के बाद तो पावर की कमी नहीं रहेगी। ये ऑलरेडी हमारे उस प्रोग्राम में इसे हम कर रहे हैं। वहीं विधानसभा के शीतकालीन सत्र का चौथा दिन भी हंगामेदार रहा। सत्र में विधायक वरुण चौधरी ने खेल विभाग का मुद्दा उठाया और कहा कि खेल विभाग के युवा मामले से अलग किया जाए, और जिस पर खेल मंत्री संदीप सिंह ने जवाब देते हुए कहा कि ऐसी कोई योजना नहीं है, दोनों विभाग सिक्के के 2 पहलू हैं। केंद्र में भी यूथ है और खेल एक साथ ही है। क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनाते हैं। नेशनल यूथ अवार्ड ही सर, जैसे कि खेलों के मामलों में अर्जुन अवार्ड मिलता है सर, ऐसे ही यूथ अवार्ड मिलता है सर नेशनल। बेरोजगार घूम रहे हैं सर वो, तो उनकी तरफ भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो मेरी प्रार्थना है माननीय मंत्री जी से कि जल्द से जल्द जो है दोनों विभागों को अलग करके उस पर कार्य किया जाए। धन्यवाद। जैसे एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, हेड एंड टेल, उनको अगर अलग कर देंगे तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। इसी प्रकार अगर हम युवा मामले और स्पोर्ट्स को अलग कर देंगे तो इनकी वैल्यू अलग हो जाएगी, क्योंकि एज इनकी यूथ की और स्पोर्ट्स की लगभग एक बराबर होती है। अगर इन्होंने गतिविधियों की बात की है तो हमारे यहाँ गतिविधियां बहुत हैं। पुरस्कार जो हैं वो हरियाणा में बहुत मिले हैं। अभी आने वाले समय जनवरी में 12 जनवरी से 16 जनवरी में फेस्टिवल जो पौंडीचेरी में हो रहा है उसमें भी हरियाणा भाग ले रहा है। अगर क्लब की बात करें, हमारे यहाँ क्लब लगभग 5000 के लगभग क्लब गठित कर दिए गए हैं। परफॉर्मेंस जो है हमारी हरियाणा की बहुत ऊपर चल रही है। हमारे यहाँ मिल्खा सिंह एडवेंचर स्पोर्ट्स क्लब भी बना दिया गया है। कोविड-19 के तहत युवा क्लबों ने वॉलंटियर के रूप में बहुत काम किया है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वेबिनार के माध्यम से आज सेवा इंटरनेशनल नाम की एनजीओ की फ्री ऑनलाइन डॉक्टर सर्विस हरियाणा में लॉन्च की।
इस सर्विस के माध्यम से राज्य का कोई भी व्यक्ति जारी किए गए मोबाइल नंबर पर कॉल करके बीमारी से संबंधित डॉक्टरों से निःशुल्क परामर्श ले सकता है। आपको बताते चले कि राज्य सरकार के प्रयासों से विदेशों से भी करीब 150 करोड़ रुपए के चिकित्सकीय उपकरण जरूरतमंदों को उपलब्ध करवाए गए। यही नहीं, राज्य सरकार के कर्मचारियों ने भी करीब 300 करोड़ रुपए का स्वैच्छिक सहयोग दिया है। वहीं मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने प्रदेश में CSR ट्रस्ट का गठन किया है ताकि CSR के तहत आने वाली धनराशि का सही उपयोग किया जा सके। डॉक्टर मोन्यू, आज तो ये टेस्ट कॉल थी और हम 7 का हरियाणा में एक प्रकार से शुभारंभ कर रहे हैं और मैं हरियाणा का मुख्यमंत्री मनोहर लाल बोल रहा हूं। इसलिए आज तो मैं आपका धन्यवाद और आभार प्रकट करने के लिए कॉल आप तक पहुंचाई है। मेरे साथी सभी मेरे सामने हैं, श्याम पांडे जी, हमारे कुमार शुभम जी, गौरव पांडे जी और डायरेक्ट नेजारत जी, सभी लोग साथ जुड़े हैं। इसलिए आज के इस अवसर पर आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। और जो लोग आपको कॉल करेंगे उनकी आप इसी प्रकार से सहायता सेवा करते रहें। आपका आभार। तो वेबिनार के माध्यम से CM मनोहर लाल ने ये ऐप लॉन्च किया। आपको बता दें, इस ऐप के जरिए उन्होंने बताया कि किस तरीके से सेवा इंटरनेशनल NGO ये जो ऐप है इसको लॉन्च किया गया और इसके जरिए डॉक्टर से फ्री में कंसल्ट किया जाएगा, डॉक्टर से मदद ली जाएगी और डॉक्टर्स भी निःशुल्क यहाँ पर अपनी सेवाएं देंगे, बताएंगे कि किस तरह की क्या कुछ समस्या है और क्या कुछ नहीं। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वेबिनार के माध्यम से आज सेवा इंटरनेशनल नाम के NGO की फ्री ऑनलाइन डॉक्टर सर्विस हरियाणा में लॉन्च की। इस सर्विस के माध्यम से राज्य का कोई भी व्यक्ति जारी किए गए मोबाइल नंबर पर कॉल करके बीमारी से संबंधित डॉक्टरों से निःशुल्क परामर्श ले सकता है। आपको बताते चले कि राज्य सरकार के प्रयासों से विदेशों से भी करीब 150 करोड़ रुपए के चिकित्सकीय उपकरण जरूरतमंदों को उपलब्ध करवाए गए। यही नहीं, राज्य सरकार के कर्मचारियों ने भी करीब 300 करोड़ रुपए का स्वैच्छिक सहयोग दिया है। वहीं मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने प्रदेश में CSR ट्रस्ट का गठन किया है ताकि CSR के तहत आने वाली धनराशि का सही उपयोग किया जा सके। तो सेवा इंटरनेशनल NGO CM मनोहर लाल ने लॉन्च किया। इसका उद्देश्य है लोगों को फ्री में डॉक्टर का परामर्श मिले और लोगों को मदद मिल सके। वहीं पंजाब में ड्रग्स केस के आरोपी अकाली नेता विक्रम मजीठिया के विदेश भागने की आशंका है। इसलिए पंजाब सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के जरिए लुकआउट नोटिस जारी करवा दिया है, जिसके जरिए सभी एयरपोर्ट, बंदरगाह और अन्य सभी जगहों पर अलर्ट जारी कर दिया है ताकि अगर मजीठिया वहां से भागने की कोशिश करें तो उन्हें पकड़ा जा सके। इसी बीच पंजाब में गृह विभाग संभाल रहे डिप्टी CM सुखजिंदर रंधावा ने कहा कि विक्रम मजीठिया जल्द जेल में होंगे। मजीठिया पर पुलिस ने सोमवार रात को ही क्राइम ब्रांच के पुलिस थाने में केस दर्ज किया था, लेकिन अभी तक उसे गिरफ्तार नहीं किया गया। पंजाब पुलिस की SIT की टीम अब तक 16 जगहों पर रेड कर चुकी है, लेकिन मजीठिया का कोई पता नहीं चला। अब मजीठिया के करीबियों की लिस्ट तैयार की जा रही है ताकि उनसे पूछताछ की जा सके। इसके अलावा स्पेशल टास्क फोर्स रिपोर्ट में दर्ज नेताओं से भी पूछताछ करने की तैयारी में है। पुलिस मजीठिया के ड्रग्स रैकेट के पकड़े जाने के दौरान कॉल डिटेल्स भी निकलवा रही है, उनसे भी ड्रग केस में पूछताछ की जाएगी। इस समय 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर पंजाब में गहमागहमी बहुत तेज हो चुकी है। बीते कल से ही अकाली दल खेमे में बहुत ज्यादा माथापची और यूं कहें कि टेंशन का माहौल गर्माता चला जा रहा है। ऐसा कारण जब से विक्रमजीत सिंह मजीठिया के खिलाफ FIR दर्ज हुई है, अकाली दल के नेता अलग अलग बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं। लेकिन एक ताजा अपडेट मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा। जी हां, इस समय हम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में हैं और यहां से एक
फरमान जारी हुआ है और उस फरमान को डीजीपी पंजाब जो है बड़ी सख्ती से लेते हुए नजर आ रहे हैं। ये कारण है कि इस समय 16 जगह पर छापेमारी हुई है बिक्रम मजीठिया को ढूंढने के लिए। और ताजा जानकारी ये भी हमारे सूत्रों के हवाले से सामने आई है कि बिक्रमजीत सिंह मजीठिया देश छोड़कर बाहर भाग सकते हैं। और इस समय पंजाब सरकार किसी भी हालत में 2022 विधानसभा चुनाव आने से पहले या यूं कहें आचार संहिता लगने से पहले बिक्रम मजीठिया को हर हालत में पकड़ना चाहती है। और यही कारण है कि चटू उपाध्याय जो डीजीपी पंजाब है वो नजर बनाए बैठे हैं और एसआईटी से लगातार रिपोर्ट ले रहे हैं कि बिक्रम मजीठिया जो है अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं हुए। और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि बिक्रम मजीठिया ने पहले ही आज एसआईटी की टीम की आंखों में धूल झोंकी जब उनके सरकारी आवास पर, उनके फ्लैट पर जब छापेमारी की गई, क्योंकि उन्होंने मोबाइल फोन की लोकेशन बंद नहीं की थी, उन्होंने मोबाइल फोन बंद नहीं किया था और एसआईटी लगातार ट्रेस कर रही थी। जब मोबाइल फोन की ट्रेसिंग को फॉलो करते हुए एसआईटी की टीम उनके निवास पर पहुंची तो केवल मोबाइल फोन ही हाथ लगा। और ऐसा भी कहा जा रहा है जब डीजीपी अस्थाना की रिपोर्ट लीक हुई थी, उस रिपोर्ट के बाद से ही अकाली दल बहुत ज्यादा अलर्ट हो चुका था। उन्हें पता था कहीं ना कहीं से कि बिक्रम मजीठिया के गले में गिरफ्तारी की तलवार जो है वो लटक सकती है। और यही कारण है कि बिक्रम मजीठिया ने पहले ही पंजाब पुलिस की सिक्योरिटी को छोड़ दिया था और सेंट्रल जो गवर्नमेंट की तरफ से, सेंटर की तरफ से जो सिक्योरिटी जवानों की लगाई जाती है वही सिक्योरिटी उनके साथ जो है वो लगातार उनके साथ चल रही है। लेकिन अभी तक एसआईटी के हाथ खाली हैं और बिक्रमजीत मजीठिया को अभी अरेस्ट नहीं किया गया। इसी के साथ एक अभी ये ताजा अपडेट लेकर मैं अपने सहयोगी विकेश शर्मा के साथ स्वरणजीत सिंह बावा। वहीं अम्बाला लोकसभा क्षेत्र से सांसद रतनलाल कटारिया ने लोकसभा में रक्षा उपकरण बनाने की मांग उठाई है। उन्होंने कहा है कि रक्षा उपकरण बनाने का उद्योग अम्बाला में स्थापित करने की जरूरत है, क्योंकि रक्षा क्षेत्र की सुरक्षा के दृष्टिकोण से अम्बाला एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है और जब भी चीन पाकिस्तान से विवाद हुआ अम्बाला टारगेट पर रहा है और ऐसे में अम्बाला से ही दुश्मन देशों की गतिविधियों को रोकने के लिए ज्यादातर मूवमेंट्स होते हैं, जिसके तहत यहां उपकरण बनने से रक्षा क्षेत्र को काफी लाभ पहुंचेगा। उपकरण बनाए जाने के उद्योग लगाए जाएं। मैंने मंत्री महोदय जी के ध्यान में ये लाया है कि मेरे लोकसभा क्षेत्र के अंदर 2 कंटोनमेंट बोर्ड जोन हैं, अम्बाला छावनी और पंचकुला। मेरा लोकसभा क्षेत्र सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ से पाकिस्तान और चाइना 300 किलोमीटर की दूरी पर पड़ते हैं। और जब भी भारत का पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ या चाइना के साथ युद्ध हुआ तो हमारे अम्बाला छावनी के एयरबेस को हमेशा टारगेट बनाया गया है। इसलिए ये जरूरी है कि इतना बड़ा 2 कंटोनमेंट बोर्ड होते हुए यहाँ पर सैनिक उपकरण बनाए जाने का जो है वो उद्योग। चलिए, मेरा गांव मेरा देश में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर हरियाणा। नमस्कार।